नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं था फिर भी उन्होंने इतिहास रच दिया। आखिर वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विजेताओं के दिमाग में चलता है? वो सॉफ्टवेयर है PMA, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हम अक्सर सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ खुश रहना है, लेकिन नहीं, ये एक विज्ञान है। ये अमीर और सफल बनने का मनोविज्ञान है। बिल्कुल सही। और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं सफलता के सबसे बड़े गुरु नेपोलियन हिल की वो किताब जो आपको अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम सिखाती है, पॉजिटिव थिंकिंग। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे अपनी कमियों को अपनी ताकत बना सकते हैं, और वो 10 नियम कौन से हैं जो एक साधारण इंसान को लीजेंड बना देते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना चाहते हैं और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए अपनी सोच बदलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारा दिमाग मतलब हमारा मन एक बगीचे की तरह है। एक बगीचा? दिलचस्प है। हाँ, और हमारे पास वो सारे औजार हैं जिनसे हम इसमें उगने वाली हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो सफलता के फूल हों या फिर नाकामी की खरपतवार। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, मतलब एक सकारात्मक मानसिक नजरिया। और ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे बहुत गहरा है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक डिसिप्लिन्ड तरीका है अपने दिमाग के बगीचे की देखभाल करने का, जिसके लिए हमारे पास नेपोलियन हिल और माइकल जे रिट की किताब पॉजिटिव थिंकिंग से निकाले गए विचार हैं। इसमें सफलता के 10 सुनहरे नियम बताए गए हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इन 10 औजारों को समझना और ये देखना कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बगीचे को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जमीन को ही समझते हैं। ये PMA आखिर है क्या? हाँ, मेरा भी पहला सवाल यही था। क्या इसका मतलब ये है कि चाहे जिंदगी में तूफान ही क्यों ना आया हो, बस चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाए रखो? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? और ये है भी नहीं। स्रोत के मुताबिक PMA कोई मुखौटा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक जहाज में लगे स्टेबलाइजर की तरह है। स्टेबलाइजर? हाँ, तूफान तो आएगा, लहरें भी उठेंगी, लेकिन ये आपको डूबने नहीं देता। ये आपको स्थिर रखता है। इसके 4 मजबूत खंभे हैं। पहला, सोचने का एक सही और बैलेंस्ड तरीका। दूसरा है एक सक्सेस कॉन्शियसनेस, मतलब ये गहरा यकीन कि सफलता मुमकिन है। तीसरा, जिंदगी को देखने का एक बड़ा, एक समावेशी नजरिया। और चौथा, सही एक्शन लेकर इस नजरिए को बनाए रखना। यानी ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ एक फीलिंग नहीं। हाँ। और इस सोच के पीछे कौन लोग थे? मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। सबसे पहले तो विलियम जेम्स, एक महान मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। अच्छा। उनकी सोच बड़ी सीधी थी कि अगर हम अंदर से अपनी फीलिंग्स और एटीट्यूड बदल लें तो बाहर की दुनिया, हमारे हालात, वो अपने आप बदलने लगते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं कि बाहरी दुनिया हमारे अंदर का ही एक आईना है। बिल्कुल। फिर आए नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस दौर के सबसे सफल लोगों की आदतों को समझने में लगा दी और इन सिद्धांतों को एक ढांचा दिया। और फिर थे W. क्लेमेंट स्टोन। हाँ, एक बिजनेस टाइकून जिन्होंने इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया। उन्होंने इन्हीं नियमों के दम पर अरबों की संपत्ति बनाई और फिर दूसरों को भी सिखाया। वो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि ये सिस्टम, कि ये असल में काम करता है, सिर्फ थ्योरी नहीं। एकदम, ये प्रैक्टिकल है। तो अब हमारे बगीचे का मालिक यानी हम तैयार हैं। पहला औजार क्या है? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है सबसे बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल काम से। नियम नंबर 1, पूरे विश्वास के साथ अपने मन पर काबू करना। अपने मन पर काबू? सोचिए, हमारे दिमाग में खरबों न्यूरॉन्स हैं, एक पूरी कायनात है हमारे अंदर, लेकिन हम उसकी ताकत का बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। पहला कदम है ये मानना कि इस अंदरूनी दुनिया के शासक हम खुद हैं। और दूसरा नियम, मुझे लगता है वो इसी से जुड़ा है, अपने दिमाग को उन चीजों पर फोकस करना जो हमें चाहिए और उन चीजों से दूर रखना जो नहीं चाहिए। सही। ये कहने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। और यहाँ किताब एक कमाल की बात कहती है। हमारा जो अवचेतन मन है वो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। तस्वीरों को? हाँ, तो सिर्फ ये रटने के बजाय कि मुझे और मजबूत बनना है, ये कल्पना कीजिए
वो तस्वीर देखिए कि मजबूत होने पर आप कैसे दिखेंगे, कैसे चलेंगे, कैसा महसूस करेंगे। जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में बार बार देखते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगता है। मतलब हम अपने दिमाग में अपनी मनचाही फिल्म चला रहे हैं और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए वो सेल्फ मोटिवेटर्स का आइडिया दिया गया है, जैसे छोटे छोटे वाक्य, इसे अभी करो या मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये मानसिक स्विच की तरह है। जैसे ही कोई नकारात्मक या टाल मटोल वाला ख्याल आए, आप ये स्विच दबाकर उसे बदल सकते हैं। अच्छा, और यहीं से हम चौथे और सातवें नियम पर आते हैं, जो इसी प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। नियम 4 है आत्मविश्लेषण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालना। और नियम 7, खुद को लगातार सकारात्मक सलाह देना। यहाँ मुझे वो कंप्यूटर का जीगो वाला उदाहरण बहुत पसंद आया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल, यानी अगर दिमाग में कूड़ा डालोगे तो बाहर भी कूड़ा ही आएगा। ठीक वैसे ही किताब कहती है कि हमें अपने दिमाग के लिए नीनो का सिद्धांत अपनाना चाहिए। नीनो? नरिशमेंट इन, नरिशमेंट आउट, यानी पौष्टिक विचार अंदर डालो तो नतीजे भी पौष्टिक मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। आज की दुनिया तो शोर और नेगेटिविटी से भरी हुई है। न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, हर जगह। ऐसे में अपने दिमाग में सिर्फ पौष्टिक विचार डालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या किताब इस चुनौती के बारे में कुछ कहती है? बहुत अच्छा सवाल है। और किताब ये नहीं कहती कि आप दुनिया से कट जाएं। वो कहती है कि आप गेट कीपर बने। गेट कीपर? आप ये तय करें कि कौन सी जानकारी आपके दिमाग में जाएगी और कितनी देर रुकेगी। आप खबरें देख सकते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना है या नहीं, ये आपका कंट्रोल है। आत्मविश्लेषण का मतलब ही यही है, दिन के अंत में बैठकर सोचना कि आज कौन से जहरीले विचार अंदर आए और उन्हें पहचानकर बाहर निकालना। ठीक है, तो हमने अपने अंदर के बगीचे पर काम कर लिया, खरपतवार साफ कर दी, अच्छे बीज बो दिए। अब इसका असर बाहर की दुनिया पर, हमारे रिश्तों पर और हमारे काम पर कैसे दिखेगा? वो असर दिखना तो लाजमी है। और यहीं पर तीसरा नियम आता है, जिसे हम सब जानते हैं, स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल का इस्तेमाल करना। यानी दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक नैतिक सलाह तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी रणनीति है। और ये स्वर्णिम नियम तभी काम करता है जब आपने नियम 1 और 2 पर काम किया हो। अच्छा, कैसे? जब तक आप अपने मन पर काबू नहीं कर सकते और अपनी भावनाओं को नहीं समझ सकते, तब तक दूसरों के प्रति लगातार अच्छा व्यवहार करना मुमकिन ही नहीं है। गुस्सा या जलन हावी हो ही जाएगी। सही बात है। जब आप अंदर से शांत और नियंत्रित होते हैं, तभी आप बाहर दूसरों को सम्मान और सहयोग दे पाते हैं और बदले में वही पाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ 5वां नियम है, जो सुनने में बहुत सरल है, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। हाँ, स्रोत कहता है कि खुशी संक्रामक होती है। जब कोई खुश रहता है तो दूसरे लोग अपने आप उसकी तरफ खिंचते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही छठा नियम भी आता है, सहनशीलता की आदत डालना। सहनशीलता? इसका मतलब है लोगों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो हैं, उनके विचारों को, उनकी कमियों को। जब कोई हमसे अलग सोचता है तो उसे व्यक्तिगत हमला मानने की बजाय एक अलग नजरिया समझना। ये एक बहुत बड़ी मानसिक मैच्योरिटी है ना? ये दिखाता है कि आपका अंदरूनी बगीचा इतना मजबूत है कि बाहर की हवा से उसे कोई खतरा नहीं है। तो सहनशीलता और खुशी से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी सकारात्मक ऊर्जा बिना किसी मंजिल के बिखर सकती है। जैसे एक शक्तिशाली इंजन तो है, पर उसे चलाने के लिए कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और वही स्टीयरिंग व्हील है नियम नंबर 9, लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य? बिना लक्ष्य के पीएमएस सिर्फ एक अच्छी फीलिंग है, लेकिन लक्ष्य के साथ ये एक रॉकेट फ्यूल बन जाता है। अच्छा। इसके लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल DESIRE फॉर्मूला दिया गया है। DESIRE? चलिए इसे खोलते हैं। तो D है डिटरमाइन, यानी ठीक ठीक तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट नहीं, एकदम साफ। ओके। की है इवैल्यूएट योर गोल, यानी मूल्यांकन करें कि इस लक्ष्य के बदले में आप क्या देंगे। अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी कोई आदत। फिर S है सेट अ डेट, एक तारीख तय करें कि कब तक इसे हासिल करना है। W क्लेमेंट स्टोन कहते थे कि बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ एक सपना होता है। और I है आइडेंटिफाई अ प्लान, यानी इसे हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं।
छोटे छोटे कदम। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। हाँ, सोचना आसान है पर असल योजना बनाना मुश्किल। क्या स्रोत में इस पर कोई सलाह है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि योजना परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। जरूरी है कि एक योजना हो। आप शुरुआत करें और रास्ते में उसे बेहतर बनाते जाएं। ठीक है। अगला कदम है R, रिपीट योर प्लान। अपनी योजना को रोज सुबह और रात में पढ़ें, इसे अपने दिमाग में बसा लें। और आखिरी और सबसे जरूरी ई है ईच डे एक्ट ऑन इट। हाँ, रोज उस पर काम करें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। ये फार्मूला तो बेहतरीन है, लेकिन इसे रोजमर्रा की भागदौड़ में याद कैसे रखा जाए? इसे आदत कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, और यहीं पर 10वां नियम आता है जो इन सब को एक साथ बांधता है। और वो क्या है? प्रतिदिन अध्ययन करें, सोचें और योजना बनाएं। लोग इसे समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन सफल लोग इसे सबसे जरूरी निवेश मानते हैं। निवेश? हाँ, W. क्लेमेंट स्टोन, जिनकी कंपनी अरबों की थी, वो अपने दिन का एक तय समय निकालते थे सिर्फ और सिर्फ सोचने और योजना बनाने के लिए। वो अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेते थे और उस समय उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। ये तो दिमाग को तेज रखने की, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की कसरत हो गई। बिल्कुल, ये रोज का मेंटेनेंस है, अपने बगीचे में रोज पानी देने जैसा। ठीक है, तो एक नियम बचा है, नियम नंबर 8, प्रार्थना की शक्ति का उपयोग। इसे किताब में किस नजरिए से समझाया गया है? क्या ये धार्मिक होने के बारे में है? नहीं, इसे बहुत ही व्यापक और कह सकते हैं कि खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। आप इसे ईश्वर से प्रार्थना कहें या ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ना या अपने अवचेतन मन से बात करना। इसका सार ये है कि ये मानना कि आप अकेले नहीं हैं, आपसे बड़ी एक शक्ति है। और इससे होता क्या है? जब आप अपने लक्ष्य और इरादे उस बड़ी शक्ति को सौंपते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, आपका इरादा और भी पक्का हो जाता है। दूसरा, आप में एक तरह का भरोसा आता है, एक यकीन कि चीजें काम करेंगी। ये आपको छोटी मोटी असफलताओं से टूटने नहीं देता। अच्छा, ये उस माली के भरोसे की तरह है जो बीज बोने के बाद यकीन रखता है कि सूरज और बारिश अपना काम करेंगे। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो यह साफ है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये एक अनुशासित सिस्टम है। हाँ, अपने दिमाग के बगीचे का मालिक बनने से लेकर सही बीज बोने, खरपतवार निकालने, दूसरों के साथ फल बांटने और फिर रोज उसकी देखभाल करने तक का पूरा प्रोसेस। लेकिन ताकत देता है। जैसा कि W. क्लेमेंट स्टोन कहते थे। हाँ, जब भी कोई मुश्किल आती थी वो उत्साह से कहते थे, हमारे सामने एक समस्या है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि वो जानते थे कि हर समस्या अपने साथ अपनी बराबरी का या उससे भी बड़ा कोई अवसर लेकर आती है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि किसी स्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही एकमात्र चीज है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल। बाहर क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये पूरी तरह से हमारा चुनाव है। और यही असली आजादी है। हाँ, यही हमें हालात का गुलाम होने से बचाता है और हमें अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनाता है। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अपने दिमाग के बगीचे को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। सही बात है। रोज कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमें परेशान करती है। ट्रैफिक में गुस्सा, सोशल मीडिया पर जलन, काम पर निराशा, ये सब हमारे बगीचे के खरपतवार हैं। हाँ, अगर आज हर कोई अपनी किसी एक बार बार होने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया को, किसी एक खरपतवार को पहचान कर उसे एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के फूल से बदलने का संकल्प ले, तो वो कौन सी एक प्रतिक्रिया होगी? और सोचिए, वो एक छोटा सा बदलाव 1 साल में आपके पूरे बगीचे को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल के वो 10 गोल्डन रूल्स। याद रखिए, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। शर्त बस ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप समस्याओं यानी प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि समाधान यानी सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। अगर आज आपको पीएमए की ताकत समझ आ गई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी पॉजिटिविटी का सबूत दें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। ये वीडियो उनका और आपका माहौल बदल सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपकी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को टेस्ट करेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर मुसीबत अपने साथ एक बड़ा अवसर यानी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है।
फिलहाल आपकी जिंदगी में वो कौन सी सबसे बड़ी समस्या यानी बिगेस्ट प्रॉब्लम चल रही है, और इस किताब को सुनने के बाद आप उसमें कौन सा एक पॉजिटिव अवसर यानी अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। जैसे नौकरी गई तो अपना बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। अपनी समस्या को मौके में बदलिए और कमेंट में लिखिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल, आपसे फिर मिलेंगे सफलता की एक नई सोच और नई किताब के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी सक्सेसफुल। धन्यवाद।